हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मैं 8वां चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें कंप्लीट नोट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, आज हम चैप्टर 10 पे बात करेंगे थोड़ी सी, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है। उपनिवेशवाद का मतलब है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया और भारत को एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश माने कॉलोनी, और उसके तहत भारत का शोषण किया आर्थिक रूप से। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे इसमें थोड़ा। जैसे कि आपको पता है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी और धीरे धीरे उसने अपना भारत में अपनी जगह बनाई। व्यापारी के तौर पर आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में बंगाल का उसने प्लासी का युद्ध जीता, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को उसने हरा दिया, वह मार दिया उसे। फिर उसके बाद 1764 में उसने बक्सर का युद्ध जीतकर बंगाल को राजनीतिक रूप से नियंत्रण में ले लिया। और जैसे ही बंगाल एक बार उसके कंट्रोल में आ गया, धीरे धीरे करके उसने समूचे भारत में अपने चंगुल में ले लिया उसने। ठीक है, तो इस तरह उसने भारत को अपना एक उपनिवेश बना लिया और इसका बहुत ही तेजी से शोषण किया। ये आपने पढ़ा होगा। तो आप समझते हैं कि कंपनी की जो नीतियां क्या थी, आर्थिक नीतियां कंपनी की क्या थी, उसने कैसे भारत का आर्थिक शोषण किया, यहां के जमींदार किसानों को कैसे उसने परेशान वगैरह किया, ये सब देखते हैं। ठीक है, इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था और इसको किसने लागू किया था। तो ये क्वेश्चन आएगा आपसे कि बंगाल में एक व्यवस्था को लागू किया था अंग्रेजों ने, जिसे इस्तेमारी बंदोबस्त कहते हैं। ठीक है, ये एक राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, टैक्स सिस्टम था उनका। तो इसे देख लेते हैं, ये पेपर में आ सकता है आपके कि सन 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी। राजस्व तय कर दिया कितना लिया जाएगा, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी राजस्व राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। कहने का मतलब है, राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई थी, जिसके तहत जमींदारों को अदा करनी होती थी। जमींदार किसान से टैक्स लेकर कंपनी को अदा करेगा। अगर जमींदार ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदाएं नीलाम कर दी जाएंगी। संपदा माने उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है उसकी। ठीक है, और 1790 के दशक में इस मरारी बंदोबस्त एक तरह की राजस्व प्रणाली, टैक्स सिस्टम थी, जो कि बंगाल में लागू की गई थी, जिसे उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो पूछ लेगा कि इस मरारी बंदोबस्त को लागू करने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। तो आपको ये याद रखना, 1798 में 90 में सॉरी। ठीक है, इस मरारी बंदोबस्त पर क्वेश्चन आ सकता है आपसे। मैं और आपकी किताब में एक चार्ट भी होगा जिसमें दिखा रखा होगा। ठीक है, सबसे ऊपर कंपनी है, फिर जमींदार, फिर रैयत है। रैयत माने किसान है नीचे। ठीक है, ये सब। इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त की मुख्य धाराएं क्या थी देख लेते हैं। इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त की निम्नलिखित धाराएं ये थी। मैं जल्दी जल्दी रीड करूंगा, आपको समझाता हुआ चलूंगा। सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, कंप्लीट नोट्स हैं। आप इन्हें पढ़ें और इन्हें कॉपी में आप अपने लिख लेना। कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सरल भाषा में बिल्कुल लिखा गया है नोट्स। ठीक है, और जो आपकी किताब है साथ में उसको भी रखना, क्योंकि हर टॉपिक को कवर किया गया है इसमें लगभग नोट्स में। ठीक है, ये नोट्स कोई ऐसा नहीं है कहीं और से निकाल दिए गए हैं, या आपकी किताब को ही पढ़कर बनाए गए नोट्स हैं, और सारे उसमें सब टॉपिक आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो किताब से मैच करते हुए चलना चाहे तो आप। इस मरारी स्थायी बंदोबस्त की निम्नलिखित धाराएं क्या थी। धाराएं मतलब उसमें क्या क्या मेन बातें थी। कंपनी ने बंगाल के राजाओं को जमींदार और ताल्लुकदारों को जमींदार के रूप में वर्गीकृत किया। ठीक है, यहाँ के राजाओं को और ताल्लुकदारों को जमींदार बोला कंपनी ने। जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं थे, बल्कि वे राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक थे। जमींदार जो थे गांव में भूस्वामी नहीं थे। अब जमींदारों के पास गांव में जमीनें नहीं रह गई, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मुगल काल वाले में, कि जो जमींदार थे उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, बहुत सारी जमीनें थी, खरीदते थे, बेचते थे, जो भी करते थे, और अपनी जमीन में खेती करवाते थे। लेकिन कंपनी ने क्या करा, जमींदारों की जमीनें अपने नाम कर ली कंपनी ने। ठीक है, कंपनी के नियंत्रण में आ गई जमीन, ऐसे कह सकते हैं आप। और ये राजस्व संग्राहक थे। जमींदार का काम था कि जो जमीन है वो कंपनी की है, और तुम्हें क्या करना है, राजस्व इकट्ठा करना है वहां से किसानों द्वारा जो दिया जाएगा। और जमींदार को एक निर्धारित राजस्व की मांग कंपनी को अदा करनी पड़ती थी। एक राजस्व की मांग देनी पड़ेगी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, अगर जमींदार कोई राजस्व की राशि नहीं चुकाएंगे तो उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाएंगी, बोली लगेगी उनकी संपदाओं की, उनकी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। तो ये यहां पर बताया जा रहा है, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, और जो पिछला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसके नोट समझाए थे, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था जमींदार, उस समय जमींदार की शक्ति क्या थी आपको पता था अच्छे से। ठीक है, उसकी तुलना करते रहना इस बार से।
ठीक है, इसमें क्या होगा, जमींदार की जो शक्तियां वगैरह सब छीन लेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी को अपना प्रॉफिट करना है। कंपनी यहां पे किसी का भला करने नहीं आई है। कंपनी की कोशिश है ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ कमाना, यहां से शोषण करना, ठीक है, किसानों का। अगला क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का उद्देश्य क्या था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू क्यों किया गया था, ये देख लेते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का उद्देश्य निम्नलिखित थे, ठीक है। पहला, कंपनी राजस्व को स्थायी रूप से निर्धारित करने, राजस्व की नियमित करना चाहती थी। कंपनी जो थी टैक्स को फिक्स करना चाहती थी कि इतना टैक्स हमें चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा पॉइंट, राजस्व मांग को स्थायी रूप से निर्धारित करने से उद्यमकर्ता जिसकी जमीन पर खेती हो रही है को भी अपनी पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की आशा होगी, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर जो भूमि पर राजस्व इतना लगा दिया गया है, ठीक है, तो उसमें जो काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जमीन पर खेती हो, जिससे कि कंपनी को उसका हिस्सा दिया जा सके और उसके बाद हमारे लिए भी कुछ फायदा हो सके उससे। तो ये बात कही जा रही है। राज्य के एक बार राजस्व निर्धारित करके अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। और इससे यह भी होगा कि राज्य ने, यानी कि कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स फिक्स कर दिया। अब ये नहीं कि वो ज्यादा बढ़ा देगी, अब फिक्स रहेगा, वो उतना ही चाहिए उस कंपनी को देना होगा। कंपनी को यह आशा थी कि स्थायी बंदोबस्त से छोटे किसानों और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग बन जाएगा जो कंपनी के प्रति वफादार रहेगा। तो कंपनी ऐसा सोच रही थी। आगे, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व किस प्रकार निर्धारित किया जाता था? राजस्व कैसे लगाती थी कंपनी, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाता था, ठीक है। तो यह भी तरीका है क्वेश्चन लिखने का। जैसे क्वेश्चन आया तो सीधा पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट लिखना शुरू नहीं कर देना है, पहले उसी में से हेडिंग बना दी। एक स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाता था। पहला पॉइंट, जमींदार के अधीन सभी गांवों को एक संपदा के रूप में माना जाता था। जो भी सभी गांव एक संपदा है। कंपनी संपदा पर कुल मांग राजस्व निर्धारित करती थी। कंपनी तय करती थी राजस्व कितना लेंगे हम। जमींदार द्वारा विभिन्न गांवों से निर्धारित राजस्व इकट्ठा किया जाता था। जमींदार इकट्ठा करता राजस्व, और जमींदार कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करता था, और अदा न करने पर कंपनी द्वारा उसकी संपदा नीलाम कर दी जाती थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो आप इसे रीड करना, एक नहीं दो बार, किताब भी पढ़ना, अच्छे से समझना। जो भी आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आसान चैप्टर। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे, ठीक है। जो ऊपर के मैंने क्वेश्चन बताया 3-3 नंबर में आ सकते हैं आपके, ठीक है, एग्जाम में, तो ध्यान रखना। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते हैं, अथवा राजस्व राशि के भुगतान में जमींदारों की असफलता के क्या कारण थे। इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है जमींदार क्यों चूक करते थे, कि कंपनी को राजस्व क्यों नहीं देते थे वो, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है इसमें। तो अब देख लेते हैं। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार निम्नलिखित तरीके से चूक करते थे। प्रारंभिक मांग यानी कि बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतें बढ़ने पर और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकेगी, ठीक है। राजस्व मांगे जो थी बहुत ऊंची उस पर थी। कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा और इसके लिए तर्क दिया कि जैसे जैसे कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी, जमींदार का बोझ धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो कंपनी में तर्क दे रही है कि जमींदारों का बोझ हम कम कर रहे हैं, जबकि कुछ और बात है। यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीचे गिरी, जिससे रैयत के लिए जमींदार को उनके देय राशि चुकाना मुश्किल था। कहने का मतलब है जब उपज की कीमतें नीचे आ रही हैं, ठीक है, उपज कम हो रही की कीमतें नीचे आ रही हैं, उस समय कंपनी ने क्या करा, राजस्व की मांग को बढ़ा दिया। और जब रैयत यानी किसान जमींदार को जब राशियां नहीं दे पाएंगे तो जमींदार आगे कंपनी को क्या दे पाएगा, ठीक है। तो जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था, ये पॉइंट है इसमें, ठीक है। और चौथा है सूर्यास्त विधि। यहां पर बोल दिया गया था कि राजस्व असमानता, फसल अच्छी हो खराब हो कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। कंपनी कह रही है हम तो लेके रहेंगे टैक्स भाई, राजस्व, ये मत रोना रो हमारे सामने कि भाई खेती नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, हम नहीं कर पाए। कंपनी कह रही राजस्व चाहिए, कहीं से मिलाओ। तो सूर्यास्त विधि अपना दी थी कंपनी ने, ठीक है, कि एक दिन निश्चित कर दिया था और उस दिन को ही कहा था कि इस दिन सूर्यास्त होने से पहले हमें अपना सारा राजस्व चाहिए, ठीक है। तो याद रखना। और इस तुम्हारी बंदोबस्त में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपने जमींदारों को प्रबंध करने तक सीमित कर दिया गया और जमींदारों की शक्ति छीन ली गई इसमें ज्यादा, ठीक है। तो याद रखना। कंपनी ने जमींदारों की शक्ति, स्वायत्तता आदि को किस प्रकार नियंत्रित किया, ये थोड़ा पॉइंट देख लेना, क्वेश्चन में आ सकता, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन 3 नंबर का, कि कैसे जमींदारों की शक्ति को छीन लिया।
कंपनी ने, जो जमींदार एंजॉय कर रहे थे अपनी शक्तियां, आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में 8वें में, राजा किसान वाले में मैंने आपको बताया था, मुगल वाले में, कि कब जमींदार एक बड़े अपने ऐशो आराम के साथ जी रहे थे, एक ठाट के साथ जी रहे थे, ठीक है। लेकिन अब इनकी सारी ठाट ऐशो आराम के दिन लद गए, कंपनी ने सब छीन लिया इनका। देखो, कंपनी ने जमींदार को नियंत्रित करने करने विनियमित करने, उनकी सत्ता को अपने वश में रखने और उनकी स्वायत्तता माने होता है उनकी स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी को सीमित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। जमींदार सीमा शुल्क लेते थे, जिसे कंपनी ने समाप्त कर दिया। सीमा शुल्क वगैरह लिया करते थे जमींदार, ठीक है। शुल्क माने टैक्स वगैरह लेते थे, ये भी खुद एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है अगर सामान, तो ये पैसे लेते थे, तो इसको रोक दिया कंपनी ने। इनकी कचहरियां वगैरह खत्म कर दी, जमींदार कचहरी वगैरह लगाते थे, न्याय वगैरह देते थे ये, तो इनकी कचहरियां वगैरह खत्म कर दी, ठीक है। और कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रखा गया। कहने का मतलब है जमींदारों की जो कचहरियां थी अब ये खुद नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। अब कलेक्टर का एक पद बना दिया कंपनी ने कि इनके अंडर में रहेंगी कचहरियां सारी, ठीक है। कलेक्टर का आपने सुना होगा, आज भी बहुत है ये पद, सुना है ना आपने, तो कंपनी द्वारा ये बनाया गया पद है कलेक्टर। जमींदार की सैनिक टुकड़ियां भंग कर दी गई, सैनिक नहीं रह सकते, स्थानीय न्याय नहीं दे सकते, पुलिस की व्यवस्था करते थे, इनकी सबकी छीन ली गई। इस तरह कंपनी ने जमींदारों को शक्ति नियंत्रित करने का प्रयास किया जमींदारों, तो इसे पढ़ लेना अच्छे से आप, ठीक है। जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे, ठीक है। अब यहां पर आ रहा है कि जमींदार अपनी जमींदारी कैसे बना के रखते थे, ठीक है, ये देख लेना। राजस्व की अधिक मांग और भू संपदा की संभावित नीलामी के बावजूद जमींदार अपनी जमींदारियों पर निम्नलिखित रूप से नियंत्रण बनाए रखते थे। फर्जी बिक्री में कई प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे, जैसे वर्तमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी को कुछ हिस्सा अपने माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। कहने का मतलब है जमींदार जब असफल हो गए टैक्स देने में, तो उन्होंने अपनी संपदाएं वगैरह, ठीक है, कैसे बचाई, तो फर्जी बिक्री वगैरह का सहारा लिया, ठीक है। माताओं के नाम कर दी जमीनें अपनी, ताकि नीलामी ना हो उनकी। जमींदार के एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया और कंपनी ने जो राजस्व मांग लगा रखी थी उसे रोक लिया और भुगतान ना की गई राशि बढ़ती गई। तो कहने का मतलब है सारे हथकंडे अपनाए जमींदारों ने, और जब उनकी संपदा नीलाम हो रही थी तो अपने एजेंट खड़े कर दिए, वही नीलामी में भाग लेते थे, वही बार बार बोलियां लगाते थे, ठीक है। तो घुमा फिरा के जमींदारों की जो संपदाएं थी उन्हीं पे आ गई, ठीक है। वो भारी व्यक्ति जो आता था उसे मार पीट के भगा देते थे जमींदार, कि भारी व्यक्ति कोई उनकी वो खरीदने आ रहा संपदा है तो उसको नहीं देंगे, ये लठियाल वगैरह भेज दिए, मार पीट के भगा दिए उनको, ठीक है। और जो रैयत थे, जो किसान थे, वो भी जमींदारों के साथ अच्छे संबंध थे, उन्हें अन्नदाता वगैरह मानते थे, है ना। तो इसलिए रैयत भी दूसरे व्यक्ति को अपने गांव में नहीं घुसने देते थे जो जमींदारों की संपदाएं खरीदने आते थे, ठीक है। ये भी देख लेना। अब यहां पे पांचवी रिपोर्ट क्या है, ये भी पेपर में आ जाता है, कोई पांचवी रिपोर्ट क्या थी तो देख लेते हैं, ठीक है। इसे पढ़ लेना आप। ये रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलाप का वर्णन किया गया था। इस रिपोर्ट में 1002 पृष्ठ यानी पन्ने थे, जिनमें जमींदारों और रैयतों के प्रार्थना पत्र, विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित संख्या की तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां थी। कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में ये जानकारी मिल रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी उनको ये जानकारी मिल रही थी कि जो कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है अपना, तो इसलिए कंपनी के, ठीक है, और इसलिए कंपनी के कार्यकलापों को देखते हुए, उसकी गतिविधि को देखते हुए भारत में एक रिपोर्ट बनाई गई थी जो ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी, जिसे पांचवी रिपोर्ट कहा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कंपनी के विरुद्ध शिकायतें मिल रही थी ब्रिटेन को, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, तो इसलिए, ठीक है। तो याद रखना भारत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो ब्रिटेन से आई है, तो ब्रिटेन की संसद सबसे ऊपर है, तो ब्रिटेन की संसद में ये पास हुई पांचवी रिपोर्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना। पांचवी रिपोर्ट लिखने के कारण क्या थे, वही सब देखो क्या कारण थे, देख लेते हैं, इसे पढ़ लेना आप, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ के निकल रहा हूं, आसान है। 1760 के दशक में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना के बाद इंग्लैंड में इसके कार्यों की आलोचना शुरू हो गई। कुछ वर्ग कंपनी को भारत और चीन के साथ व्यापार के एक अधिकार का विरोध करते थे। काफी संख्या में अन्य व्यापारी भी थे, भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। बंगाल पर विजय का लाभ अन्य लोग भी उठाना चाहते थे। इंग्लैंड में कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार, कुशासन आदि को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता था, और यह मांग की जाती थी कि कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाए। ऐसी परिस्थितियों में कंपनी को प्रतिवर्ष ब्रिटिश संसद के समक्ष रिपोर्ट भेजने के लिए मजबूर किया गया था। इस लाइन में समझिए आप कि कंपनी के ऊपर भी ब्रिटिश संसद है, ठीक है। कंपनी को कहा जाता था कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना भारत में, ये ब्रिटेन की संसद को आप बताते रहिए, रिपोर्ट भेजते रहिए अपनी, क्योंकि वहां पे कुछ लोग थे इंग्लैंड में, वो ये मानते थे कि भारत पे जो
जो नियंत्रण किया है कंपनी ने, इसका लाभ बस कंपनी के कुछ लोगों को ही मिल रहा है, जबकि लाभ पूरे ब्रिटेन को मिलना चाहिए, वो ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, भेजने के लिए मजबूर किया गया। उस रिपोर्ट की जांच संसद की समिति द्वारा की जाती थी। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जो संसद की प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। इस आधार पर संसद में वाद विवाद भी हुआ, उनकी संसद में चर्चाएं हुई, ये बता रहा है। ठीक है, पांचवी रिपोर्ट का महत्व क्या था? पांचवी रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इससे ग्रामीण बंगाल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, बंगाल के बारे में थी। परंतु इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसको लिखने वाले पक्षपात रहित नहीं थे। पक्षपात माने कि इसको जो लिख रहा था पांचवी रिपोर्ट का, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो थोड़ा वो कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध ही लिख रहा था, वो उनसे कुछ, ठीक है, उनसे वो खुंदस थी उसे। ये सब पक्षपात का मतलब होता है कि बिल्कुल न्यूट्रल नहीं थी ये रिपोर्ट। ठीक है, जो सही हो रहा है वो नहीं, थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताई गई है कि कंपनी के अधिकारियों की यहां पे आलोचना ही करनी थी उन्हें। वे कंपनी के कार्यों के आलोचक थे, वे कंपनी की शक्ति को नियमित और नियंत्रित करना चाहते थे। अतः इस रिपोर्ट के बिना आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसमें परंपरागत जमींदार सत्ता के पतन का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया था। व्यवहार में जमींदारों का पतन कम हुआ था, जमींदारों का पतन कम हुआ है जमींदारियों का, तो इसमें लिखा दिया कि जमींदारियों का पतन बहुत हो रहा है। तो कहने का मतलब है सब बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया ज्यादा, है ना, क्योंकि जमींदार किसी ना किसी प्रकार से अपनी जमींदारी बचाने में सफल होते थे। तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब ग्रामीण बंगाल में बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर क्यों था? एक जोतदार भी था, जमींदार होता था ना जैसे, तो एक जोतदार भी थे। ठीक है, एक वर्ग था जोतदार, इसके बारे में भी थोड़ी देख लेते हैं। बंगाल में, ग्रामीण बंगाल में बहुत से क्षेत्रों में जोतदार के शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण थे। क्यों? बुकानन के अनुसार, बुकानन कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। एक डब्बा होगा आपकी किताब में, उसमें पढ़ना बुकानन, बुकानन की यात्रा, ठीक है, राजमहल की। बुकानन एक कंपनी के अधिकारी थे। क्या कहते हैं? बुकानन के अनुसार 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक उनके यानी जोतदारों के पास जमीनों के बड़े बड़े क्षेत्र थे, इनमें से कई तो 1000 एकड़ तक फैले हुए थे, यानी कि जोतदार भी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें रखते थे, बुकानन कह रहे हैं। स्थानीय व्यापार और साहूकार के व्यापार पर भी उनका नियंत्रण था। इस प्रकार उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर भी शक्ति का प्रयोग करते थे। गरीब काश्तकार माने किसान वगैरह, ठीक है, उन पर भी शक्ति का प्रयोग करते थे जोतदार। जोतदारों की जमीन का बहुत बड़ा भाग बटाईदारों द्वारा जोता जाता था। बटाईदार माने जो किसानी कह सकते हैं एक तरह से, जो काम करते हैं दूसरी जमीनों पर जाके। ये उनकी जोतदारों को फसल के बाद अपना उपज का हिस्सा देते थे। गांव में रहने के कारण जोतदार ग्रामवासियों पर सीधा नियंत्रण करते थे, गांव पर रखते थे। जोतदार जमींदार द्वारा गांव की जमा यानी लगान को बढ़ाने का प्रतिरोध करते थे, तथा वे जमींदारी अधिकारियों को, क्या लिखा है यार ये, हाँ, जमींदारी अधिकारियों का विरोध को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकते थे। कहने का मतलब है जमींदारों से इनकी थोड़ी अच्छी बनती नहीं थी, और जमींदार जब लगान बढ़ाते थे, लगान बढ़ाने का ये प्रतिरोध करते थे, और ये चाहते थे कि जमींदारों की जमीनें नीलाम हो और ये खरीद लें। जमींदारों से इनकी थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से उन्हें ये पसंद नहीं करते थे। आगे तो याद रखना, ठीक है। और अपने ऊपर निर्भर रैयत को अपने पक्ष में एकजुट रखने का काम करते थे, और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जमींदारी नीलाम हो जाती थी और प्राय जोतदार उन जमीनों पर वो खरीद लेते थे। इस प्रकार उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। तो याद रखना, देखिए बंगाल में कौन ताकतवर थे? जोतदार थे। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, गांव में जोतदारू शक्ति जमींदारू शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली कैसे थी, मैंने बताया ऊपर भी, ये वही पॉइंट है। इसे आप अच्छे से रीड कर लेना कि जोतदार ताकतवर थे, जमींदार ताकतवर थे, कौन थे। ठीक है, इनकी शक्ति दोनों के आपस में कैसे थी, इसे देख लेना। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है किताब में आपका, इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ियां क्यों हुआ जाता है, कि राजमहल की पहाड़ियां। ये दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है आपकी किताब में, कि पहाड़ी लोग और संथाल लोगों के बीच में क्या रस्साकसी थी, क्या लड़ाई झगड़े हुए, कैसे कंपनी ने फायदा उठाया संथालों का। ठीक है, संथालों से फिर संथालों को खत्म करा। तो ये है एक पहाड़िया लोग, संथाल लोग, ठीक है, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी, रोजाना की जिंदगी, ये सब के बारे में जिक्र है। इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया निम्नलिखित कारणों से कहते थे। ये लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे, पहला पॉइंट। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे, भूमि झूम खेती करते थे। झूम खेती मतलब एक स्थान पर करके खेती, फिर दूसरे स्थान पर चले जाना। वे जंगल के छोटे से हिस्सों में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को चलाकर जमीन साफ कर लेते थे, और राख की पोटास से उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें, ज्वार बाजरा उगा लेते थे। तो ये पॉइंट है तीसरा। चौथा है वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे। ये कुदाल प्रयोग में लाते थे, क्योंकि पहाड़ी वाले इलाकों में कुदाल ही प्रयोग में आता है। ठीक है, फोटो वगैरह आप देख लेना कुदाल वगैरह की। ठीक है, नेट पे सर्च करोगे कुदाल हल क्या फर्क होता है, वो देख मिल जाएगा।
याद रखना, पहाड़िया लोग यूज करते थे कुदाल, आगे एक और लोग आएंगे संथाल, वो यूज करते हैं हल। तो ये याद रखना। और कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन को खेती करते थे उस पर, और कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर यानी खाली छोड़कर नए इलाकों में चले जाते थे, जैसे मैंने बताया झूम खेती। तो ये याद रखना, ठीक है। पहाड़िया लोग अपने जंगलों से किस प्रकार से जुड़े थे, कैसे जुड़े थे? निम्नलिखित रूप से जुड़े थे, जैसे महुआ के फूल वगैरह जमा करते थे बेचने के लिए, ठीक है। रेशम के कोया काट कोयला बनाने के लिए लकड़ियां जमा करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं वहां पर रहते थे। पशुओं के लिए चारागाह थी, इसे आप पढ़ लेना, ठीक है। शिकारी झूम खेती करते थे, खाद बटोरते थे, काट कोयला वगैरह, रेशम के कीड़े पालते थे। कहने वाला जंगल पर निर्भर थे ये, ठीक है। जंगलों से अति अधिक लगाव था इनका, ठीक है। जब क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे आप तो आएगा कि जब कंपनी ने इन्हें बोला कि जंगलों को काटो, क्योंकि कंपनी चाहती थी जंगलों को काटेंगे और खेती करें, और खेती करेंगे तो कंपनी को क्या मिलेगा? राजस्व मिलेगा, टैक्स मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो इन्होंने मना कर दिया कंपनी से कि भाई हम जंगल वंगल नहीं काटेंगे, हम जंगलों से लगा हुआ है हमें, ठीक है। तो कंपनी को ये बात गुस्सा आएगी और कंपनी फिर क्या करेगी? संथालों को लेकर आएगी इस इलाके में, पहाड़ी वाले इलाकों में, और संथालों को बोलेगी कि तुम जंगल काटो तेजी से, ठीक है। तो ये पूरी कहानी याद रखना। पहाड़ी लोग उन मैदानों पर जहां किसान एक स्थान पर बसकर खेती करते थे क्यों आक्रमण करते थे और किस प्रकार जमींदारों को शांति खरीदनी पड़ती थी। कहने का मतलब पहाड़ी लोग अटैक कर देते थे जमींदारों पर, ठीक है। आक्रमण निम्न कारणों से करते थे। पहाड़ी लोग द्वारा मैदानों पर आक्रमण विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में अपने आप को जीवित रखने के लिए करते थे। यानी अभाव आ गया या अकाल पड़ गया पहाड़ी इलाके में, तो अब वो जिंदा कैसे रहेंगे? तो लूटपाट करेंगे, तो जमींदारों को लूट लिया, उन पर अटैक कर दिया। यह आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए करते थे। यह आक्रमण मैदानों में बसे हुए समुदाय पर अपनी ताकत दिखाते थे। जो मैदानों पर रह रहे हैं उन्हें अपनी ताकत दिखाते हैं, देखो भाई हम कितने ताकतवर हैं। और जमींदारों को शांति निम्नलिखित तरीके से खरीदनी पड़ती थी। जमींदारों को इनसे समझौता करना पड़ता था, कॉम्प्रोमाइज, कि शांति कर लेते हैं कैसे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज माने होता है कुछ पैसा देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। जमींदार कहते थे भाई कुछ पैसा ले लो, बदले में लूटपाट मत करो। व्यापारी लोग भी इन पहाड़ी लोगों द्वारा नियंत्रित रास्तों का प्रयोग करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। पथकर माने होता है रास्ते पर चलने के लिए कर। अब व्यापारी लोग भी परेशान कि उन्हें भी व्यापार करना है, तो अब व्यापार करना है तो इसी पहाड़ी इलाके से गुजरना पड़ता है। तो पहाड़ियों से बोल दिया कि भाई तुम लूटपाट मत करो, तुम भी पैसे ले लो कुछ। और ऐसा पथकर माने होता है रास्ते पर चलने के लिए कर। पथकर मिलने पर पहाड़िया मुखियाओं को मिल जाता था, तो व्यापारियों को रक्षा करने का भरोसा देते थे कि अब कोई तुम्हें लूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये आ सकता है पेपर में कि किस प्रकार शांति खरीदते थे पहाड़िया लोगों से सब व्यापारी वगैरह, ठीक है। तो पेपर में आ सकता है वाला 3 नंबर का। अगला, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में पहाड़िया लोगों और मैदान में रहने वाले जमींदारों तथा व्यापारियों के मध्य शांति भंग होने के कारण का वर्णन करो, ठीक है। पहाड़िया लोग और मैदान में रहने वाले जमींदारों और व्यापारियों के मध्य शांति भंग हो गई, लेकिन जो कोशिश की गई शांति चली नहीं ज्यादा। क्यों नहीं चली? निम्नलिखित कारण थे। अंग्रेज द्वारा स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रूप से पूरी भारत में बढ़ाई गई। अंग्रेज चाहते थे खेती ज्यादा हो, इसलिए जंगल काटने पड़ेंगे, फिर सीमा बढ़ाने लगे अंग्रेज द्वारा जंगलों की कटाई सफाई को प्रोत्साहन दिया गया। कटाई करो, अंग्रेज कह रहे जंगलों को काटो, जबकि पहाड़िया जंगल को काटने के लिए तैयार नहीं थे। जमींदार द्वारा जोतदारों ने प्रति भूमि को ध्यान में रखते हुए खेतों में बदल दो, जो भी खाली जमीन है सबको खेतों में बदलो। अंग्रेज स्थायी कृषि का विस्तार करके अपने राजस्व इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन ठीक है अंग्रेज निर्यात के लिए फसल पैदा करते थे। अंग्रेज एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना करना चाहते थे। कहने का मतलब अंग्रेज कह रहे हैं जंगलों में लुटेरे वगैरह रहते हैं, तो वो कह रहे हैं हम एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना करेंगे जहां पर सभ्य लोग रहेंगे। ये पहाड़िया लोग क्या है? असभ्य हैं, ठीक है। ये सब अंग्रेज तर्क दे रहे हैं ऐसे उल्टे सीधे। अंग्रेज जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर मानते थे कि उपद्रवी हैं तो बर्बर हैं, असभ्य हैं, कुछ नहीं आता, ये सब जिन पर शासन करना कठिन था। इस प्रकार कह सकते हैं कि अंग्रेजी कृषि का विस्तार चाहते थे अंग्रेज, जिसके परिणामस्वरूप पहाड़िया लोग तथा स्थायी खेती और में शांति भंग हो गई और झगड़े तेज हो गए, ठीक है। ये याद रखना। संथाल लोगों के बारे में बताइए और वे किसके लिए खतरा थे। अब एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि पहाड़ी लोग अंग्रेजों की बात नहीं मान रहे हैं, वो जंगल काटने को तैयार नहीं है, और अंग्रेज चाहते हैं जंगल काटे जाए। जंगल कटेंगे तभी खेत बनेंगे, और खेत बनेंगे तो जंगलों से फसल होगी, फसल से क्या होगा? अंग्रेजों को टैक्स मिलेगा, राजस्व मिलेगा, लेकिन पहाड़ियां मानने को तैयार नहीं है। तो अब इसलिए संथाल लोगों को लाएंगे इस इलाके में अंग्रेज, टहला के फुसला के कि आप इन्हें जंगलों को काटो, आपको भी हम प्रॉफिट देंगे, फायदा देंगे, ठीक है। संथाल इनकी बातों में आ जाएंगे। और आगे देखते हैं। संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाई करते हुए, इमरती लकड़ी को काटते हुए, जमीन पर खेती करते हुए, चावल तथा कपास उगाते हुए इस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। क्योंकि संथाल बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर, राजमहल की पहाड़ियों में
और मूल निवासी भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा उन्हें, और सॉरी पहाड़िया लोगों को पीछे की ओर हटना पड़ा क्योंकि संताल पहाड़ियों के लिए खतरा थे। अब पहाड़िया लोगों की लड़ाई हो गई संतालों से, तो संताल बहुत ताकतवर थे, तो संतालों ने पहाड़ियों को पीछे कर दिया। ठीक है, पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। ये याद रखना, पहाड़िया लोग कुदाल का प्रयोग करते थे, हल्का नहीं, झूम खेती करते थे। और झूम खेती याद रखना, एक स्थान पे की जाती है झूम खेती, फिर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे फिर की जाती है खेती। ऐसे कह सकते हो घूम घूम कर खेती करना, झूम झूम, है ना। जबकि हट हट गए तब कि नए बासिंदे कौन है, संथाल की शक्ति दिखाते हुए हल और कुदाल के बीच में लड़ाई लड़ी चली। संथालों का प्रतीक था हल, ठीक है, और कुदाल जो था वो पहाड़ियों को था, ये याद रखना। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे, निम्नलिखित तरीके से पहुंचे। जैसे संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे और जमींदारों लोग उनके लिए खेती के लिए भूमि तैयार करने लगे और खेती का विस्तार करने लगे। भाड़े पर रखते थे, उन्हें किराए पर रखते थे, आ जाओ भाई खेती कर लो। ब्रिटिश अधिकारियों ने राजमहल की पहाड़ियों में संथालों का निमंत्रण दिया, आ जाओ। अंग्रेजी बुला के लाए थे इन्हें, और ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान में बसाने में सफल रहे, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। मैंने बताई दिया आपको, पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि संथालों की ओर ऐसा नहीं था। ठीक है, उपद्रवी माने होता है लड़ाई में जो विश्वास रखता है, जो उपद्रवी व्यवहार करता है। अब कोई भी काम फ्री में नहीं करता कोई भी, तो संथालों को भी एक आश्वासन दिया गया कि आपको जमीन का एक टुकड़ा दिया जाएगा जिसे दामिने को कहा जाएगा। ठीक है, तो संथाल भी खुश हो गए। फिर बाद में जब अंग्रेज अपना काम करवा लेंगे इनसे, तो इन्हें भी लात मार के भगा देंगे, इनसे भी लड़ाइयां हो जाएंगी फिर। ठीक है, अब देखो, संथालों ने ब्रिटिश शासन का विद्रोह कर दिया। अब अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। संथालों के गांव की संख्या इतनी थी 1838 में, आप इसे रीड कर लेना। ठीक है, अंग्रेजों ने संथालों को खेती बसने के लिए जमीन दी थी, धीरे धीरे वहां से राजस्व प्राप्ति करने लगे अंग्रेज, और कंपनी ने राजस्व बढ़ा दी जिन जमीनों को दिया था। ठीक है, और वो चुका नहीं पा रहे थे। साहूकार दिक्कू लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगाते थे और ये सब वगैरह है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, और दामिनों को जो क्षेत्र दिया था वापस ले लिया। तो इस प्रकार जमींदार, साहूकार, कंपनी, राज के दमन चक्र से तंग आकर संतालों ने हथियार उठा लिए। संताल लोगों की जीविका के बारे में बताइए। तो जीविका के बारे में आप देख लेना, ये फल वल क्या खाते थे, कौन सी क्या करते थे, चावल कपास उगाते थे। ठीक है, कुदाल का प्रयोग नहीं करते थे, हल का प्रयोग करते थे। खाना बदोश थे, खाना बदोश जीवन त्याग दिया था संतालों ने। खाना बदोश का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जो पहाड़िया लोग थे। संताल तो एक जगह बसकर वहीं रहते थे और वहीं खेती करते थे, ये सब ध्यान रखना। बुकनन कौन था, इसके बारे में पढ़ लेना, ये किताब में है। ठीक है, चिकित्सक था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, ये पेपर में आ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन, इसे अच्छे से रीड कर लेना आप। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए। ये देख सकते हो आप, ग्रामीण बंगाल में शक्ति के धारक कौन थे। सबसे ऊपर कंपनी है, कंपनी के नीचे जमींदार अपने गांव पर नियंत्रण रखते हैं। जमींदार है सबसे नीचे ऊपर, कंपनी के नीचे। जमींदार के नीचे रैयत है, रैयत माने किसान, किसान के नीचे सिकमी रैयत है और छोटे किसान। ठीक है, अब एक और वर्ग है जोतदार का, ये यहां पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जो सीधा मैंने एक एरो लगा रखा है, जमींदार के सबसे नीचे आता है ये जोतदार। धनवान रैयत आते हैं इसमें, व्यापारी, महाजन यानी साहूकार। ठीक है, तो ये देख लेना आप, इसे आप रीड कर लेना। ठीक है, अब एक और व्यवस्था थी, जैसे मैंने बताया स्थायी बंदोबस्त जो था वो बंगाल में चल रहा था। उसी प्रकार एक और नई राजस्व प्रणाली थी जिसका नाम था रैयतवाड़ी। इसे देख लेते थोड़ा, कर लो तुम कर लो। रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्कन में लगाई गई थी। ठीक है, तो बंबई में वगैरह इलाके में लगाई गई थी, नीचे साउथ में, दक्षिण में। ठीक है, तो याद रखना, एक नई राजस्व प्रणाली के रूप में रैयतवाड़ी व्यवस्था के निम्न बिंदु थे, इसे पढ़ लेना, पेपर में आ सकता है 3 नंबर में। कंपैरिजन आ सकता है कि इस्तेमाली बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त दोनों में अंतर बताइए। ठीक है, दोनों व्यवस्था क्या थी इनके बारे में बताइए। रैयतवाड़ी व्यवस्था या प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई थी, जिसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ निश्चित की जाती थी। जो राजस्व की राशि है, जो टैक्स है, सीधा किसानों से लिया जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर जमींदार वाला एंगल नहीं है, जो उसमें मैंने बताया था इस्तेमाली बंदोबस्त में जमींदारों को जिम्मेदारी दी गई थी कि सारा राजस्व इकट्ठा करो और वो कंपनी को देगा। लेकिन यहां पर सीधा रैयतों से कॉन्टेक्ट किया गया, किसानों से। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगाया जाता था, और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो भूमि है एक एवरेज निकाला जाता था, औसत आय लगाई जाती थी, कितनी औसत आय होनी चाहिए। रैयत या किसान की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन किया जाता था। राजस्व 30 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था। ठीक है, इसमें 30 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था राजस्व। इस्तेमाली बंदोबस्त में परमानेंट कर दिया गया था, इसमें कहा था बस 30 सालों तक राजस्व है, और हर 30 वर्ष के बाद भूमि का फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा भूमि पर,
और राजस्व की दर बढ़ाई जा सकती है। उसमें फिक्स था, एक बार जो लगा दिया वही लेंगे भाई, लेकिन इसमें कह रहे हैं 30 सालों तक लेंगे, फिर बढ़ा देंगे हम, ये फिक्स नहीं है। स्थायी बंदोबस्त की तरह रैयतवाड़ी में राजस्व की दर स्थायी ना होकर बदलती रहती थी, जिससे कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार की आय में वृद्धि भी संभावना रहती थी। कहने मतलब है 30 साल बाद अगर फिर से दाम बढ़ रहे हैं चीजों के, तो ये भी बढ़ा देंगे अपनी दर। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला, बंबई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब और कौन सा किया गया था? क्यों ये बंदोबस्त किसानों की ऋण की वृद्धि के कारण बना? बंबई डेक्कन में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अंतर्गत पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में के दशक में 30 वर्षों के लिए किया गया था, जैसे मैंने बताया 30 सालों तक था। 1820 के दशक में बंबई डेक्कन में लागू किया गया और बंदोबस्त किसानों के ऋण का वृद्धि के लिए उत्तरदायी था निम्नलिखित कारण से। जैसे क्यों कारण था? ये बंदोबस्त लगाने से क्या हुआ, किसानों की हालत और खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा था अभी भी। ठीक है, किसान चुका नहीं पाएंगे। राजस्व इतना अधिक था कि इसका भुगतान करने के कारण किसान अपने गांव त्याग कर नए क्षेत्रों में चले गए। किसान, राजस्व इतना ज्यादा था कि क्या कर रहे थे, वो भुगतान ना देकर कहीं और चले जा रहे हैं। वर्षा ना होने के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों की स्थिति बहुत सोचनीय हो गई। वर्षा नहीं हो रही है, फसल खराब हो गई, तो कहां से देगा टैक्स को? फसल ही नहीं हो रही सही से, लेकिन अंग्रेजों को चाहिए फसल। 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण किसानों की आय में भी कमी आ गई। कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आ रही थी, कृषि के जो उत्पाद थे उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था किसानों को। ठीक है, इससे भी किसानों की हालत खराब हो गई। 1832-34 के वर्षों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल पड़ा। इसके कारण काफी हानि हुई, लगभग 1/3 पशुधन की मृत्यु हो गई, जिससे किसानों की दशा खराब हो गई। समझ रहे हो, 32-34 में अकाल पड़ रहा है। अकाल पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, कुछ उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है और उनकी हालत और खराब हो रही किसानों की, और उनका पशुधन यानी कि उनके जो पशु हैं, जो बैल वगैरह है, वो उनकी डेथ हो रही है। तो हालत बहुत जर्जर खत्म बर्बाद हो गई किसानों की। और कंपनी कह रही है टैक्स दो। अब कहां से दे कंपनी को टैक्स? देना तो पड़ेगा ही। तो अब किसान क्या करेगा? ऋण लेगा। ऋण माने कर्ज लेगा साहूकारों से। ठीक है, और कर्ज लेगा तो कर्ज के जाल में फंसता चला जाएगा। जो साहूकार हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे, भयंकर ब्याज लगाएंगे वो। जैसे मान के चलो, किसान ने अगर 500 रुपए लिए हैं तो उसे 5,000 बना देंगे। ठीक है, क्योंकि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके पढ़ा लिखा न होने के कारण फायदा उठाएंगे ये साहूकार वगैरह। इस तरह सभी कारणों से किसानों का बकाया राजस्व बढ़ता गया। उन्होंने ऋणदाता किसे कहा जा रहा है? साहूकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऋण लिया, परंतु समय पर ऋण ना चुकाने के कारण ऋण की राशि बढ़ती जाएगी, क्योंकि भाई समय पर चुकाना होगा ऋण। ऋण नहीं चुकाओगे तो राशि बढ़ती जाएगी, और वह भयंकर रूप से कर्ज के नीचे दब गए। तो याद रखना। ठीक है, तो कर्ज के नीचे दबने में सबसे बड़ा कारण क्या था? ये जो स्थायी ये राजस्व बंदोबस्त किया जा रहा है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में जो लाया गया। तो ध्यान रखना। ठीक है, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे? अब दक्कन के जो रैयत किसान थे वो साहूकारों के प्रति क्रुद्ध थे। क्रुद्ध माने गुस्सा थे। क्यों थे? देख लेते हैं। निम्नलिखित कारण थे। पहला, ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे जितने भी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान देना, एकदम कंप्लीट नोट से इसको देख लोगे ऐसे तो हो जाएगा कंप्लीट तुम्हारा। दक्कन में रैयत वाली राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ निश्चित की गई थी। ये 30 वर्ष के जमीनों का सर्वेक्षण करने के बाद बढ़ाई जाती थी। अतः ये स्थायी नीति, मैंने बताया स्थायी नीति 30 वर्षों तक थी। 1820 के राजस्व निश्चित होने के कारण कई किसान अपने त्याग कर चले गए, वो जगह वगैरह छोड़कर चले गए किसान। ठीक है, वसूली सख्ती से करते थे जो कंपनी के अधिकारी वगैरह थे, तो इससे उनका ऋण बढ़ता चला गया। वो साहूकारों के पास गए, साहूकारों ने अपने ऋण के जाल में फंसा लिया। 1860 के शुरुआती वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ, परंतु 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति पर स्थिति खराब हो गई। ठीक है, ये अमेरिकी गृह युद्ध क्या था अगले क्वेश्चन में समझेंगे हम। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध हुआ, अमेरिका में लड़ाई हुई, तो भारत में उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है तो देखेंगे। वो कपास की कीमतों में गिरावट आई, साहूकारों ने ऋण देना बंद कर दिया और पुराने ऋण वापस मांगने शुरू कर दिए। जो कपास के जो किसान थे उनकी भी कीमतें जो कपास की थी गिरावट आने लग गई, और साहूकार क्या था, ऋण भी नहीं देने लग गया। साहूकार कह रहा है पहले पुराना ऋण दो, पुराना जो तुम्हारा जो कर्जा है पहले वो चुकाओ, फिर नया दूंगा। किसान कह रहा नहीं दो, तो ये दिक्कत हो गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगभग राजस्व 50 से 100% बढ़ा दिया गया। देख रहे हो आप, ये कंपनी ने 50 से 100 बढ़ा दिया सीधा, जिससे किसानों की दशा सोचनीय हो गई। जैसे मैंने बताया था कि रैयतवाड़ी में जो राजस्व था वो तय नहीं था, तो 50 की जगह 100 कर दिया, तो कंपनी गेम खेल रही है यहां पर। ऋणदाताओं ने रैयतों को दिए गए मूलधन पर बड़ा चढ़ाकर ब्याज लगा दिया, और जो ऋणदाता थे, जो साहूकार थे, ये और गलत काम कर रहे थे। रैयतों से जो मूलधन लेते थे उस पर बड़ा चढ़ाकर ब्याज लगाते थे, जिससे रैयतों ने उनके बही खाते जला दिए। रैयतों ने गुस्सा आ गई, रैयतों ने बही खाते जला दिए उनके, जिसमें लिख रखा था सब जला दिए, मकान सब फूक दिए, विभिन्न इलाकों में फैल गई है आग। अतः इस प्रकार कहा जाता है कि एक तरफ कंपनी ने नई राजस्व प्रणाली के द्वारा रैयतों के ऊपर राजस्व का बोझ बढ़ाया, दूसरे ऋणदाताओं ने शोषण के चक्कर में रैयतों को उनके प्रति खुद गुस्सा होने के लिए मजबूर किया। तो याद रखना। ठीक है,
तो किसानों को दो तरह से परेशान किया जा रहा है। एक तो कंपनी जो व्यवस्था लाई है रैयतवाड़ी, उसने किसानों को बहुत परेशान कर दिया। उसी के चलते किसानों को साहूकारों के पास जाना पड़ा और साहूकारों ने उसे ऋण के जाल में फंसा लिया। ठीक है, और जब कोई ऑप्शन नहीं बचता इंसान के पास तो फिर विद्रोह करता है इंसान। तो विद्रोह कर दिया रैयतों ने। ठीक है, मकान मकान फूक दिए उनके। अब ये देखते हैं अगला पॉइंट। अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया। अमेरिका में लड़ाई यानी गृह युद्ध हुआ, घर के अंदर देश के अंदर युद्ध हुआ, तो क्या उससे फर्क पड़ा, क्या हुआ, क्या था, देख लेते हैं। 1860 के दशक से पूर्व से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात को जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ठीक है, आयात माने होता है कि एक्सपोर्ट करना, कोई चीज बेचना, कोई चीज जाना कहीं से। ठीक है, तो बता रहा है जो कपास इंग्लैंड में आती थी, ब्रिटेन में, वो अमेरिका से आती थी 3/4 भाग। गृह युद्ध होने के कारण अमेरिका का विकल्प ढूंढा जाने लगा। अब अमेरिका में लड़ाई छिड़ गई, गृह युद्ध हो गया, तो अब अमेरिका कपास देगा नहीं ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन कह रहा है कपास हम कहां से लाएं, कपास रुई वगैरह है ना, कपड़े बनाने के लिए। तो अब वो कह रहा है कि भारत से हम लाएंगे कपास। तो भारत में भूमि जलवायु उपयुक्त थी और सस्ता श्रम उपलब्ध होने के कारण कपास के उत्पादन को बढ़ावा मिला। तो भारत से अब कपास लेने लग गया। वो अमेरिका से लेता था, अमेरिका में टेंशन हो गई, तो अब उसे तो अपना कपास तो चाहिए, तो उसने कहा भारत से कपास लेंगे हम। ठीक है, भारत से कपास का ऑर्डर मिलेंगे भारत में। अब क्या हुआ, अच्छा प्रभाव देख लेते हैं इसका। गृह युद्ध का दोनों प्रभाव हुआ, अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, देख लेते हैं। अच्छा प्रभाव क्या था, जब अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ तो भारत को कपास के निर्यात के आदेश दे दिए गए। ठीक है, जब अमेरिका से नई कपास मिल रहा है ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन ने कहा कि भारत से कपास खरीदेंगे हम। तो बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदनी शुरू कर दी। शहरी साहूकारों को अग्रिम राशियां दी गई ताकि वे आगे ग्रामीण ऋणदाताओं को दें, और दक्कन के रैयतों को अचानक बहुत ज्यादा ऋण उपलब्ध होने लग गया। कपास उगाने के लिए प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपया अग्रिम राशि दी जाने लगी। रैयतों को ऋण मिलने लगा। ब्रिटेन में आयात होने वाली कपास का 90% भाग भारत से जाता था, परंतु इससे धनी किसानों को लाभ हुआ। कहने का मतलब है कि भारत में अब ऑर्डर दिए गए, जो यहाँ के जो साहूकार थे, जो बड़े बड़े जो लोग थे किसान वगैरह, तो उनको बोला गया कि भाई कपास उगाओ। ठीक है, साहूकारों को दिए गई अग्रिम राशियां, तो साहूकारों ने जो पैसा था वो किसानों के हाथ में दिया ले जाके ऋण के तौर पर कि तुम कपास उगाओ, कपास उगाओगे तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। और तो किसानों ने क्या करा, कपास उगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, बुरा प्रभाव क्या हुआ, अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान कपास की तेजी से छोटे किसानों पर बहुत ज्यादा ऋण हो गया। छोटे किसानों पर बहुत ज्यादा ऋण हो गया। 1865 में गृह युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय कपास की मांग घटने लगी। आप समझ रहे हो, जब तक गृह युद्ध चल रहा था अमेरिका में, तब तक भारत की कपास की मांग थी मार्केट में, ब्रिटेन में। जैसे ही अमेरिका में गृह युद्ध टेंशन खत्म हो गई, तो अब ब्रिटेन ने क्या करा, जो भी कपास यहां पे उगा लिया किसानों ने, ठीक है, अब यहां के कपास नहीं खरीद रहा ब्रिटेन, अब अमेरिका से ले रहा है। तो इससे क्या होगा, किसानों की हालत और खराब हो जाएगी। अब उनका जो माल है वो खरीद ही नहीं रहा कोई। अतः साहूकारों ने ऋण देना भी कम कर दिया और रैयतों को बकाया राशि मांगने पर लगे। कंपनी द्वारा नया बंदोबस्त लाया गया जिससे राजस्व 50 से 100% बढ़ गया, वही जिससे निर्यात में कमी, कीमतों के कारण ऋणों को ना मिलना, राजस्व बढ़ने की रैयतों पर बुरा पड़ा। ऋणदाता भी रैयतों का शोषण करने लगा तथा उनकी मजबूरी का लाभ उठाने लगा। तो ये सब वही है। ठीक है, तो याद रखना गृह युद्ध पे क्वेश्चन आ सकता है, इसे अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, ताल्लुकदार क्या होता है, इसे पढ़ लेना आप। ठीक है, ये लाल डब्बे हैं, रैयत किसानों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसे पढ़ लेना आप। और बुकानन ने पहाड़ी लोगों का व्यवहार कैसे देखा, तो बुकानन जो था कंपनी का अधिकारी था, घूमता था पूरे जगह, ये पूरे भारत में। ठीक है, तो इसने पहाड़ियों के बारे में बताया कि मतलब उपद्रवी हैं, बर्बर हैं, वही उल्टी सीधी बातें करी उनके बारे में। ठीक है, तो याद रखना, इसके बारे में पढ़ लेना। अगस्टस क्लीवलैंड की शांति नीति क्या थी, इसे रीड कर लेना कि पहाड़ी मुखियाओं के साथ शांति करने की नीति क्या थी इसकी, तो ध्यान रखना, रीड कर लेना। ठीक है, आसान है इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा, आसान है। ठीक है, आप पढ़ लोगे इसे। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी क्वेरी लिख देना, डाउट। पहाड़ी लोग बुकानन और ब्रिटिश अधिकारियों को कैसे देखते थे और उनके बारे में क्या सोचते थे। तो पहाड़ी लोग क्या देखते थे बुकानन के बारे में, तो वही पहाड़ियों का अंग्रेजों के प्रति यही रवैया था कि ये लूटने आए हैं, हमें मारने आए हैं, पीटने आए हैं। ठीक है, और हर ये गोरा आदमी खतरनाक है हमारे लिए, तो ऐसी सोच थी पहाड़ियों की। तो इसको भी पढ़ लेना आप। ठीक है, और इस्तेमारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या अंतर है, यहां पे मैंने कर दिया है वो अंतर। ठीक है, इसे पढ़ लेना। इस्तेमारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, पेपर में आ सकता है, दोनों में अंतर बताओ। इस्तेमारी बंगाल में थी, ये मद्रास में थी। ये 1790 में थी, 1820 में थी। ये स्थायी थी, वो स्थायी नहीं थी। तो याद रखना। ठीक है, इसे पढ़ लेना अच्छे से। और मुगल काल में रैयत तथा जमींदारों की स्थिति कैसी थी और ब्रिटिश राज में रैयत जमींदारों की स्थिति कैसी थी, ये भी आप रीड कर लेना। ठीक है, कि मुगल काल में पिछले चैप्टर में मैंने बताया रैयतों की स्थिति अच्छी थी, ठीक ठाक थी। आईन अकबरी भी बताती है क्या क्या,
और ब्रिटिश राज में जमींदारों की स्थिति कैसी होगी, रैयतों की स्थिति कैसी होगी, दोनों तुलनात्मक अध्ययन है, कंपैरिजन किया गया है। दोनों को पढ़कर आप समझ जाओगे कि अंग्रेजों ने किस तरह से शोषण किया है भारत के किसानों का, ठीक है, रैयतों का। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, कंपनी। और ये एंड में मैंने लिख दिया थोड़ा सा हल्का सा बता दिया कंपनी के बारे में। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक निजी कंपनी थी जिसका कार्य भारत में व्यापार कर रहा था, परंतु सन 1757 में प्लासी के युद्ध में कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मारकर बंगाल को अपने अधीन कर लिया। और 1764 में कंपनी ने बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की सेना को हराया। और बक्सर के युद्ध के पश्चात के बाद कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया आर्थिक और राजनीतिक रूप से। और जैसे ही बंगाल उनके नियंत्रण में आया, धीरे धीरे उनने भारत के दूसरे राज्यों पर भी अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया, अपना कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे पूरा भारत उसके कंट्रोल में आ गया। ठीक है, ध्यान रखना अंग्रेजों के। और इस प्रकार हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। ठीक है, काल रेखा 1765 है, काल रेखा पढ़ लेना। ठीक है, ये सब लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है क्या क्या काम हुआ है। तो ये था पूरा कंप्लीट नोट्स के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में बताना क्या डाउट था। ठीक है, और नहीं भी आया हो पसंद तो डिसलाइक करना, कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना डिसलाइक क्यों किया। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू भी मिलता रहे, चीजों का समझ में आए, इंटरेस्टिंग लगे थोड़ा टॉपिक। ठीक है, तो ये नोट्स थे कैप्टन ट्रेन के, इसे लिख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।